हेलो एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 और जो किसी वजह से बीच में रह गया था, तो आज हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और यहीं से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 5.2 एक्सरसाइज इसके हमने अभी तक 12 क्वेश्चन किए हैं और इसमें 20 क्वेश्चन है और अभी हम चल रहे हैं 13 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये पूछ रहा है कि 3 नंबर की डिजिट। सबसे पहले तो इसमें 7, 14 या कुछ भी ऐड नहीं करना, 3 नंबर की डिजिट मतलब 100 से ऊपर से 999 तक। ये कहता है कि इसके बीच में 100 से 999 के बीच में कितनी 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स आती है। तो हमें नंबर बताने हैं कि वो कितने नंबर है कि 7 से डिवाइड होती हुई वे टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो 7 से डिवाइड होने का मतलब है हर टर्म्स के बीच में 7 का गैप। तभी तो हमारे 7 की जैसे हम टेबल लिखते हैं 7 का, तो 7, 14, 21, तो ये कैसा 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स। इट मीन इसके बीच में गैप क्या है, 7 का 7 का। तो हमें इस एक तरीके से डी हमें पता है कि डी जो हमारा है वो 7 होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि 100 से 99 तक सबसे पहली टर्म्स वो कौन सी है जो 7 से डिवाइड होती है। ठीक है, 100 होती है नहीं होती, और फिर 100 नहीं होती तो कौन सी होती है। तो सबसे पहले एक तरीका है उसके लिए, 100 को ना 7 से डिवाइड करो। 7 1 7, 3 30। अब देखो यहाँ पे 30 है जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे 35 होता तो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। इसका मतलब इसमें किस नंबर की कमी, 5 नंबर की कमी है 35 होने में। तो 100 में अगर हम 5 जोड़ दें यहीं पे तो ये हो जाएगा 100 तो 100 ही पहली नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है। 7 1 7 और 7 यहाँ पे 3 5 15 टाइम्स। तो पहली डिजिट जो है हमारी वो है हमारी 105। समझ में आया हमने कैसे निकाला। हमने 100 को डिवाइड करके देखा, 100 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना था। और इसमें जो हमारा बचा था वो 30, या हम और डिवाइड करते तो 4 से 20 2 बचता, तो 2 को ये बोल सकते थे कि जो बचा उसको लेस कर दो। हम उसको लेस करते तो क्या होता कि जो हमारे 3 नंबर की डिजिट है वो 2 लेस करने के बाद 98 हो जाती, तो 2 डिजिट का नंबर बन जाता। तो इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, तो फर्स्ट नंबर बना हमारा 105। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पता लग जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112। ठीक है, तो ये हमारी एपी बन रही है। लेकिन ये जो 999 है क्या ये 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा नंबर हमारा। तो ये होता है या इससे पहले वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमें लास्ट में मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू के मतलब निकालना है, किसके बीच का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 2, 7 4 28, 119, 7 2 40, 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 जो है, अगर ये 5 नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, अगर ये 5 नहीं होता तो ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं पूरा डिवाइड हो गया होता। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए जो पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो जो नंबर हमारे पास बचा है उसी को लेस कर दो इसमें से, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच गया ना, 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है। 5 एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि जो बचा वो इसमें से लेस कर दो। अगर मैं 999 में से 5 को लेस करती हूँ तो हो जाएगा 994। अब 994 को देखो डिवाइड करके देखो 7 से, तो 7 1 7, 2 7 4 28, 1 और 7 2 14। तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो हमारी थर्ड नंबर की लास्ट डिजिट है जो 7 से डिवाइड हो जाती है वो है 994। क्या है, 994। अब हमें करना क्या है कि हमें ए मिल गया, एल मिल गया, डी हमें ऑलरेडी पता हुआ है, तो हमें क्या निकालनी है, एन, है ना।
तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारी क्या है 994 इजिकल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू 7। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर जाके लेस करेंगे। तो 994 माइनस 105 इजिकल टू 7n माइनस 7 की हमने अंदर मल्टीप्लाई की। तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे हुआ 8 और यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे 7 है तो इधर प्लस 7 हो गया इजिकल टू 7n। ठीक है, हमने -7 था तो इधर लाके हमने +7 कर दिया। तो अब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 और 9 8 इजिकल टू 7n। तो हम यहाँ पे करेंगे n इजिकल टू 896/7। 7 से देखो डिवाइड करना है तो 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो 128 टाइम्स पे ये पूरा कट हो गया। तो 128 क्या एन आया, एन मतलब नंबर। तो अगर हम इससे इसके बीच तक के 7 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम देखें तो वे आएंगे हमारे 128। ओके, सेम ऐसे क्वेश्चन हमारा 14 है, 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। इसने कहा है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल है। तो 10 और 250 के बीच में, तो 10 से जस्ट अगला कौन सा है 4 का मल्टीपल। तो ऐसे तो हमें पता है क्योंकि छोटी नंबर है तो 12 है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे 12 क्योंकि छोटा नंबर है। लेकिन ये 4 से डिवाइड होता है या इससे कोई पहले ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो 250 4 6 या 24 10। अब देखो 10 तो डिवाइड नहीं होता है ना, तो क्या डिवाइड होगा इससे जस्ट यहाँ पर भी चलाएंगे 2 जा 8 2 बचा। अगर इस पूरे टर्म में 2 ही ना होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचने का मतलब है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो 250 माइनस 2 248, तो लास्ट का नंबर जाएगा 248। ठीक है, तो पहला नंबर है 12 जो 4 से डिवाइड होता है और लास्ट का नंबर है 248 जो 4 से डिवाइड होता है। अब उसके बाद हमें डी भी पता है, डी हमारा 4 होना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। हम 4 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढ रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें पता है 248 है, ए की वैल्यू हमारी 12 है और एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4 है। तो 248 माइनस 12 इजिकल टू 4n माइनस 4। इसमें से लेस करेंगे तो 6 हो गया, ये 3 और ये 2 ये इधर आके +4 इजिकल टू 4n। ये हो गया 240 इजिकल टू 4n, 4n इजिकल टू 240 और n इजिकल टू 6 तो n की वैल्यू 60। कितने नंबर है हमारे 60। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है हमारे 60। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन इजी थे, दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि फॉर बोथ वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP दिया है इक्वल। इसने कहा है कि कौन सी वैल्यू है n की जिसमें दोनों AP एक दूसरे के इक्वल होगी। जैसे अभी समझाते हो। ये लिखा है कि 63 65 67 और लास्ट में नहीं, और दूसरी AP है ये AP1 है
और ये AP2 है। और लास्ट के AP में दूसरे AP में है 3 10 7 3 10 7 3 10 7 17। ओके, तो देखो इसने ये पूछा, अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा, किस मतलब कौन से नंबर वे पे ये जाके एक का एक टर्म सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी 7, फिर उसके बाद हमारे 25 देन 24, देन उसके बाद कुछ कुछ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो इसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे दोनों की वैल्यू n आ जाए, n की वैल्यू दोनों पे सेम आएगी। ठीक है, अब देखो ये करना कैसे, अगर हम बोले कि कोई भी नंबर है, सपोज an इजिकल टू, अगर हम इसके लिए देखें AP1 के लिए, तो a की वैल्यू हमारी है 63, d की वैल्यू है 2, और कोई नंबर है an, उस पे वो सेम है तो हम an निकालेंगे। an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये हमारी इक्वेशन अगर फर्स्ट होती है, दूसरी AP के लिए, AP2 के लिए a की वैल्यू कितना है 3 और d कितना है 7, तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अगर ये कहे हम, इसने कहा कि एक वैल्यू सेम होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an1 इजिकल टू an2, ये दिया हुआ है क्योंकि हम किसी एक नंबर पे वैल्यू सेम होगी, तो हमने ये नंबर मान लिया कि वो कोई नंबर हमें पता है और उस पर हमने दोनों की वैल्यू इक्वल लगा ली। अब इक्वल करने के लिए ये इजिकल टू ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इजिकल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ओके, दोनों को सॉल्व करेंगे, चलो 63 प्लस 2n माइनस 2 इजिकल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 2 इसमें से लेस हो गया तो हो गया 61 प्लस 2n इजिकल टू, यहाँ पे हो गया 7n माइनस 4। n को एक साइड ले आते हैं, इसको एक साइड, तो इसको ले आते हैं इधर 61 माइनस 4 इजिकल टू 7n माइनस 2n। ये हो गया माइनस का है, सॉरी इधर माइनस है तो इधर आ गई प्लस हो गया। ये हो गया 65 इजिकल टू, यहाँ पे हुआ 5n, तो n इजिकल टू 65 अपॉन 5, यहाँ पे आएगा 13, n की वैल्यू आई 13। देखो ये क्या किया, दोबारा से इसने एक AP ये दी, दूसरी AP हमें ये दी, और उसके बाद ये कहता है कि इसकी एक टर्म ऐसी है जो सेम होगी, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर की टर्म है, तो हमने मान लिया चलो कोई नंबर की टर्म्स है, तो an इजिकल टू ये लगाया हमने, और दूसरे का भी an2 हमने ये लगाया। तो अगर दोनों की टर्म एक इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वल दिखाया, और यहाँ पे हमने n इजिकल टू 13 निकाला। इसका मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे 13वीं टर्म्स तक, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। वो क्या वैल्यू आएगी वो हमने नहीं निकाला, वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे ये पूछा है कि कौन से नंबर की टर्म्स सेम आएगी। वो सेम नंबर क्या होगा हमें नहीं पता, हमने नहीं निकाला। निकाल सकते हैं, हमें n की वैल्यू 13 मिल गई, तो अब हम an निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कोई से भी निकालो, सेम ही आने वैल्यू, तो 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2, ये 13 है तो ये हो गया 12, तो 3 प्लस 24 और ये होगा 27। थर्टीन माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पे 7 है, आएगा 84, ये हो गया 85। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक नंबर मिलेगा हमें 85, 13 नंबर पे, इसका भी वो 13वां नंबर होगा, इसका भी, ठीक है 85।
ये नहीं पूछा हमसे, सिर्फ हमसे नंबर पूछा है कि कौन से नंबर पे वो सेम होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा है कि एपी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। तो एपी, ठीक है, थर्ड टर्म 16, थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d इजकल टू 16, ठीक है, ये लिखता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन इसने दी, जो 7 टर्म्स है वो 7 टर्म एक्सीड दी 5th टर्म्स बाय 12, सातवीं टर्म्स पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। तो इसने ये बोला, तो सातवीं टर्म्स क्या होगी, ए प्लस 16, 7 टर्म्स होगी a प्लस 16, और 5th टर्म्स क्या होगी a प्लस 4d। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7th ज्यादा है पांचवी से 12, मतलब 7 टर्म्स माइनस 5th टर्म्स इजकल टू 12, क्योंकि 12 ज्यादा थी, अगर मैं सातवीं से पांचवी टर्म्स को घटाती हूँ तो 12 बचेगा, ठीक है। तो 7a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d इजिकल टू 12। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसको पूरा को ब्रैकेट में रखा। तो a प्लस 6d अब ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस a और माइनस 4d इजिकल टू 12, माइनस से माइनस कट, ये बचा 2d इजिकल टू 12। d की वैल्यू निकालेंगे तो 2d इजिकल टू 12, d इजिकल टू 6, d की वैल्यू आई 6, ठीक है। अब हमसे इसने पूछा क्या है, डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड करना हमें। अब हमारे पास d आ गया, हम a भी निकाल सकते हैं, तो हम a निकालेंगे इससे। तो a प्लस 2 इंटू 6 इजिकल टू 16, ये हुआ 12 इजिकल टू 16, तो a इजिकल टू 4। हमारे पास a इजिकल टू 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, इसमें हमें क्या जोड़ना होता है d, तो हमारी हो जाएगी 10, फिर हमें जोड़ना होता है d, तो हमारी होगी 16, फिर d जोड़ना है 6, तो ये हो गया 22, ये जा रही है, ठीक है। तो हमारी एपी में 4, 10, 16 एंड 20, ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन कहा था कि जो एपी है, कोई एपी है, उसकी थर्ड टर्म 16 है, और जो उसकी सातवीं टर्म्स है वो पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो 22 में 6 जोड़ेंगे 28, उसमें 6 जोड़ेंगे 34, और फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसने कहा कि सातवां नंबर पांचवें नंबर से 12 ज्यादा है। सातवां नंबर 40 है, पांचवा 28 है, 10 में से 2 1 12, तो 12 ज्यादा है। तो हमने क्या किया था, वही सातवीं टर्म्स में से पांचवी टर्म्स को लेस किया था, सातवीं टर्म्स में से पांचवी टर्म्स को लेस किया था, और आंसर आया था हमारा 12। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैंने तुम्हें नंबर से करके दिखाया, देखो हमने ये इसलिए किया क्योंकि सातवीं टर्म्स माइनस 12 टर्म्स इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है कि सातवीं टर्म्स 12 ज्यादा है पांचवी से, तो सात में से पांचवी की लेस की तो हमारा 12 आ गया। सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशंस ही मेन है जिसकी वजह से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारी एपी आ गई 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी दिस। इसने कहा कि एपी के लास्ट में से 20वीं टर्म्स फाइंड करो। इसने शुरू से नहीं बोला, क्योंकि शुरू से तो हम करते ही आ रहे हैं, बहुत इजी था, लास्ट में से बोला है, ठीक है। अब देखो 3, 18, 13, 253, ये हमें एपी दी है और बोला कि लास्ट में से 20th टर्म्स फाइंड करनी है। एपी क्या है, 3, 8, 13
और 253 ये हमारी ए थी, ठीक है। और इसमें हमें लास्ट में से 20, हाँ तो हमें इधर से 20 नहीं बोला, इसने कहा इधर से 20 नंबर की टर्म्स निकाल। इसका तरीका ये है कि इस टर्म्स को ना उल्टी लिखो। जैसे हम शुरू में लिखेंगे 253। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, डी है हमारा 5 का, तो इसमें से हम 5 लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उल्टी लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर हम इससे जस्ट पहली टर्म्स लिखेंगे तो हमें 5 को लेस करना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा ये 248, ठीक है 248। ऐसे करते करते जो हमारी लास्ट टर्म जाएगी वो हो जाएगी 3। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 20, क्योंकि हमें लास्ट टर्म्स जो हमें निकालनी है वो 28 टर्म्स निकालनी है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a 20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a की वैल्यू हो गई 253, d की वैल्यू हमें पता है -5। -5 क्यों? क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये थी, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं -5। तो a20 इजिकल टू a की वैल्यू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5, 253 प्लस 19 माइनस 5, 253 19 5 95, ठीक है। अब 253 में से हम 95 को लेस करेंगे तो हमारी आएगी a20 इजिकल टू, इसमें 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ पे बचा 1, तो 158 है हमारी a20 की टर्म्स। ऐसे चलेंगे तो भी, ऐसे चलेंगे तो भी नहीं, मतलब ऐसे चलेंगे। इसका ये तो था बहुत सिंपल मेथड। देखो दोबारा से समझो, हमें ना एक एपी दी है, ओके, उसमें हमें कहा कि 20 टर्म बताओ लेकिन लास्ट में से। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि हमारे पास टोटल जो टर्म्स है, सपोज वो है ना 30 है, ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास 30 है। यहाँ पे ये समझना छोटी सी बात कि हमारे पास टोटल टर्म्स 30 है। अब मैं बोलती हूँ इधर से 20 बताओ, तो इधर से 20 बच गई, तो इधर कितनी बची 10, ओके। फिर हम कहते हैं कि अब हमें शुरू से 20 नहीं बताएं तो लास्ट में से 20 बतानी, तो अब इधर से 20, तो कितनी बची हमारे पास, इधर 10 बची। तो अगर लास्ट में से 20 निकालनी है तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट से भी 20 ही होगी, क्योंकि उसमें 40 टर्म्स नहीं है, उसमें हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पीछे से अगर हमें निकालनी हो तो हम इस सीरीज को, हमने क्या किया कि हमें इधर से 20 टर्म्स निकालनी है, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट टर्म माना और जैसे जैसे हमारी डिजिट ऐसे आती गई तो हमने उस डिफरेंस को निकाल दिया। वो डिफरेंस था हमारा -5, क्योंकि हमारी टर्म्स ऐसे 5 में बढ़ रही थी तो हमारी टर्म्स -5 में घटेगी भी, तो हमने इसको फर्स्ट टर्म मान के -5 में घटाना शुरू किया और हमारे पास हमारी सीरीज इस तरीके की बनी। उसके बाद हमारे पास 20 भी टर्म्स निकालने के, तो हमने इधर से 20 भी टर्म्स निकाल ली। अगर ऐसे नहीं करना तो इसका मेथड एक और है, एक और मेथड में मैं तुम्हें बता देती हूँ। ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, मतलब n की वैल्यू निकाल ले लास्ट टर्म रख के। n की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि लास्ट में से 20 भी टर्म्स पे कौन सा नंबर बनेगा और फिर हम वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने ये बोला था ना, जैसे 30 है तो 30 हमारे पास टोटल नंबर आ गए, ऐसे हम यहाँ पे भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें पता लगा कि लास्ट में से जो 20 भी टर्म्स है वो शुरू से 10 भी टर्म्स है, तो हम क्या नहीं करेंगे, शुरू से 10 भी टर्म्स निकाल लो, तो वो लास्ट से 20 ही हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको सिंपल मेथड कराया है। जैसे ही लास्ट में से पूछता है तो तुम ना एक एपी को रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने पे जो हमारा डिफरेंस यहाँ पे था उसका वो डिफरेंस भी उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि अब हमारे टर्म्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी तो डिक्रीजिंग में हो गई, अब अगर डिक्रीजिंग में जा रही थी तो इंक्रीजिंग हो गई। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एपी इज 24। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और ये देखो सम ऑफ किसका सम है, फोर्थ टर्म्स का और एट्थ टर्म्स का। तो फोर्थ टर्म्स क्या होगी, a प्लस 3d, और एट्थ टर्म्स क्या होगी a प्लस 7d। अब क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ, फोर्थ एंड एट्थ, तो इसका सम कितना 24। तो फोर टर्म्स क्या होगी a प्लस 3d, और एट टर्म्स a प्लस 7d, और सम है 24। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें तो ये हो गया 2a और ये हो गया 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से अगर मैं दो भी कॉमन लेती हूँ, देखो यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। ये मानो 2 से डिवाइड कर देते हो गया 12, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया, फर्स्ट कंडीशन की। अब दूसरी कंडीशन इसने ये दी है कि 6 और 10 टर्म्स इज 44, 6th प्लस 10th टर्म्स इज 44। ठीक है, तो 6 टर्म्स क्या होगी a प्लस 5d, और 10 टर्म्स क्या होगी a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये हो गया 2d प्लस 14 इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर लो, 2 कॉमन लेते होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये एक ये। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जब हमारे पास दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एक को एलिमिनेट करके। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, लेस कर दो a से एक कट, ये बचा 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पुट इन वन, पुट 1 2 कोई से में भी कर सकता है। तो हम निकालेंगे a की वैल्यू, तो a प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। 10 जाके उधर लेस होगा तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। अगर मैं एपी बनाऊं तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, तो सेकंड टर्म्स क्या होगी d की वैल्यू 5 है, तो सेकंड टर्म्स 5 ऐड करके आएगी, क्योंकि a प्लस डी होता है तो ये हो गई 7, और फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो हो गया 12। तो हमसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, और तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स ये आती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है, अभी देखी मैंने, 5 इंटू 5 25, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू माइनस 13। a की वैल्यू माइनस 13 है, तो अब हमारी a पे होगी माइनस 13, फिर 5 लेस करेंगे तो माइनस का 8, और 5 लेस करेंगे माइनस का 3। ये हमारी a पी जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि Subba Rao started work in 1995 at an annual salary 5,000 and received an increment of 200 रुपए per year. तो in which year did his income reach 7,000? देखो, एक बंदा है 1995 में, उसकी जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000। हाँ, अब उसमें हर साल मतलब 1996 में कितनी हो गई, 200 रुपये बढ़ गए, 200 ही बढ़ रही है ना। हाँ, तो ये हो गई 5200। ऐसे करते करते उसकी सैलरी बढ़ जाती है 7,000। तो इसने ये पूछा है कि कितने साल में जाके हो जाएगी। तो हमें एन निकालना एक तरीके से। तो हमारे पास क्या है, एल भी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू है 7,000, ए की वैल्यू है 5,000 और प्लस एन हमें नहीं पता कौन से साल में जाके हुई, और डी की वैल्यू कितनी है 200, क्योंकि हर साल वो 200 बढ़ रही है। इधर आके ये हो गया 2,000, 200 एन माइनस 200, 200 इधर आके जुड़ जाएगा 200, ये इसके नीचे आ गया 200, 0 से 0 कट और 2 से 22 11 टाइम्स, तो एन एन इजिकल टू आया 11, ठीक है। एन इजिकल टू मतलब 11, 11 मतलब 11 साल बाद, ठीक है। तो 1995 में 11 साल कितने हो जाएंगे, इसने ये पूछा कितने साल बाद, तो हमारे लिए सिर्फ 11 ईयर निकालना। तो 11 ईयर, आफ्टर 11 ईयर, आफ्टर आफ्टर 11 ईयर सैलरी विल बिकम, किसकी है, सुब्बा राव, है ना। सैलरी विल बी आफ्टर 11 ईयर, सैलरी विल बी 7,000। मतलब 11 साल बाद जो उसकी सैलरी है वो हो जाएगी 7,000, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना है। आगे उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.2 का 20। एक्सरसाइज सॉरी 20। इसने कहा है कि एक है रामकली, रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। अब कोई भी ईयर है तो उसके पहले वीक में रामकली ने 5 रुपए सेव किए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ी छोटी दी है और थोड़ी सी पॉइंट में दी है। तो देखो, फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए, 5 रुपए। अगले वीक में उसने इसमें कितने बढ़ाए, 1.75 बढ़ा दिए, तो कितने हो गए टोटल, 6.75। तो 6.75, उसके बाद आगे फिर ऐसे बढ़ाती जाएगी, तो लास्ट उसके कितने बने, 20.75। लास्ट में हो गए इसके 20.75, ठीक है। ये रुपए इसके लास्ट में हो गए। तो अब उसने पूछा ये कितने हफ्ते में जाके हुए, ठीक है। तो ये पूछा कितने हफ्ते में ये जाके हुए। तो अगर हम ए की वैल्यू देखें तो हमारी 5 है, और डी की वैल्यू अगर हम देखें तो कितने का, बार बार वो कितने सेव कर रही है, कितने का डिफरेंस है, 1.75 का। तो 1.75 का हमारा डिफरेंस है। अब हम निकालेंगे एन की वैल्यू। ए एन हमें पता है लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है 20.75 इजिकल टू 5 प्लस एन हमें नहीं पता कितने हफ्तों में उसकी ये सेविंग हुई, और डी की वैल्यू है हमारी 1.75। तो ये इधर आके लेस करेंगे तो आ जाएगा 15.75 इजिकल टू 1.75 एन माइनस 1.75। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 15.75 प्लस 1.75 इजिकल टू 1.75 एन, ठीक है। ये हो गया 0, 7 7 14 15, 6 और 1 7, और ये हुआ 1.75 एन। 1.75
सॉरी 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। एन को यहीं छोड़ेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 17.50 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन। देखो अब हम यहाँ से हटाएंगे पॉइंट 2 डिजिट, तो यहाँ पे जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो गया 1750 अपॉन 175 इज इक्वल टू एन। इससे ये कंप्लीटली डिवाइड और 1 0 आ गई, तो 10 वीक्स 10 हफ्ते लगेंगे उसको इतनी सेविंग करने। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि उसकी सेविंग एक पहले हफ्ते में 5 थी, फिर 1.75 वो उसमें ऐड करती चली गई, तो उसके टोटल रुपए हो गए 20.75, मतलब 20.75। तो उसके बाद उसने पूछा कि कितने हफ्तों बाद उसकी इतनी सेविंग हो गई, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हमने सेम क्वेश्चन किया है जो जो हम अब तक करते आ रहे थे। इसमें ज़्यादा डीपली इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल बेसिक थे। बस हमारी ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी है और वे हमारे सीधी वैल्यू दी हुई थी, तो हम ऐसे निकालते थे, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट करा दिया है, कोई भी समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, उसमें हमारा जो है वो सम है। ठीक, तो ठीक है, ये अलग टॉपिक है। तो जैसे ही हम शुरू करेंगे उसके साथ ही आपको समझाती हूँ कुछ एक्सरसाइज में क्या है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी, और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कोई भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को ये डायरेक्ट करने हैं और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आज के लिए।